नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बलवन के बारे में पढ़ाऊंगा। बलवन कौन था, किस वंश का था और कहां से आया था, किसका दास था, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो विशेष तौर से बलवन के लिए है और इस वीडियो में आपको बलवन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। बलवन की यह जो वीडियो है कम से कम 2 या 3 पार्टों में बनेगा, तो इसका पहला पार्ट हम आपके सामने लेकर के आए हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और साथ में कमेंट करें। आपके कमेंट से ही हम यह जान पाते हैं कि हमारा वीडियो कितना अच्छा है या उसमें क्या कमियां हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ उसे शेयर करें और कमेंट भी दें। चलिए देखते हैं बलवन के बारे में क्या है। गयासुद्दीन बलवन। गयासुद्दीन बलवन का शासनकाल कितना, 1266 से 1286 ईस्वी तक है। कहीं कहीं 85 ईस्वी तक भी दिया रहता है, लेकिन आप उस पर ज्यादा ध्यान न दीजिए। अधिकतर किताबों में 86 तक ही उसका शासनकाल दिखाया जाता है। अब हम देखेंगे बलवन के बारे में खास चीजें क्या क्या है। जैसे द्वितीय इलबारी वंश का संस्थापक, याद रखिएगा, द्वितीय इलबारी वंश। द्वितीय इलबारी वंश का संस्थापक कौन था? तो बलवन। द्वितीय इलबारी वंश का संस्थापक बलवन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा है। अब हम देखेंगे कि बलवन का वास्तविक नाम क्या था। तो बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, यानी बलवन का बचपन का नाम अगर हम कहें तो क्या, बहाउद्दीन था। बलवन किस जाति का था? बलवन किस जाति का था? तो बलवन इलबारी तुर्क जाति का था। याद रखिएगा, किस जाति का? इलबारी तुर्क जाति का था। बलवन किस वंश से संबंधित था? बलवन किस वंश से संबंधित था? तो बलवन अफरासियाब वंश से संबंधित था। बलवन अपने आप को अफरासियाब वंश से संबंधित करता था। इस बात का उल्लेख किसने किया है? तो इस बात का उल्लेख फिरदौसी ने अपनी पुस्तक शाहनामा में किया है। फिरदौसी ने शाहनामा में एक वंश अफरासियाब का वर्णन किया है। इसी वंश से संबंधित अपने आप को कौन बताता है? बलवन बताता है। अब बलवन का राज्यारोहण कब हुआ? तो याद रखिएगा, बलवन का राज्यारोहण, बलवन ने क्या किया कि शमसी वंश का जो अंतिम शासक था, शमसी वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बलवन ने जहर दे करके नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करवा दी, या कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई थी। खैर जो भी हुआ हो, तो नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलवन 1266 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। याद रखिएगा, या सुल्तान बना। कब? 1266 ईस्वी में। क्वेश्चन ध्यान देने वाली बात है कि शमसी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद। ये बात याद रखिएगा। अब हम बलवन, गयासुद्दीन बलवन की उपाधियों के बारे में बात करेंगे। उसकी उपाधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में उसकी उपाधियां पूछी जाती हैं। जैसे उलूग खां की उपाधि, बलवन ने उलूग खां की उपाधि धारण की थी। उलूग खां की उपाधि बलवन को किसने दी थी? तो बलवन को नासिरुद्दीन महमूद द्वारा उलूग खां की उपाधि प्रदान की गई थी। इसी प्रकार से बलवन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। जिले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। तो क्वेश्चन आया था कि ईश्वर का प्रतिनिधि स्वयं को किसने घोषित किया था? तो क्या मारेंगे? बलवन मारेंगे। इसी तरह से उसने अपने आप को कौन सी उपाधि दी थी? नियाबते खुदाई की। बलवन ने अपने आप को नियाबते खुदाई की उपाधि दी थी। अर्थात बलवन अपने आप को क्या कहता था? पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि। वह अपने आप को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि मानता था, अर्थात नियाबते खुदाई। अब उसने एक और उपाधि धारण की थी। कौन सी? गियासुद्दीन की। गियासुद्दीन की उपाधि जब वह राज्यारोहण पर, यानी जब वह गद्दी पर बैठा, तो उसने सबसे पहले उपाधि गियासुद्दीन की धारण की थी। ये बात याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट आपके ये दोनों हैं, ये दोनों परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रारंभिक जीवन।
अब हम बात करेंगे बलवन के प्रारंभिक जीवन के बारे में। बलवन का प्रारंभिक जीवन कैसा था? तो बलवन का जो पिता था वह, याद रखिएगा, वह इल्बारी तुर्क कबीले का सरदार था। बलवन का पिता इल्बारी तुर्क कबीले का सरदार था। बचपन में क्या होता है कि बलवन को मंगोलों ने पकड़ लिया और उसे बंदी बना लिया। उसको बगदाद के बाजार में ला करके ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी के हाथों बेच दिया। मंगोलों ने बलवन को किसके हाथों में बेच दिया? ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी के हाथों बेच दिया। अब ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी क्या करता है कि 1233 ईस्वी में वह बलवन को दिल्ली लाता है और दिल्ली में इल्तुतमिश उसे खरीदता है। कब खरीदता है? याद रखिएगा, ग्वालियर अभियान के बाद। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इल्तुतमिश ने बलवन को किस अभियान के बाद खरीदा था? तो ग्वालियर अभियान के बाद खरीदा था। और खरीदने के बाद उसे क्या किया? चालीसा दल में शामिल कर लिया और इल्तुतमिश ने उसे पहला पद कौन सा दिया था? खासदार का। याद रखिएगा कि इल्तुतमिश ने बलवन को पहला पद क्या दिया? खासदार का दिया था। तो ये बात आप क्या ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश को कहाँ? बगदाद में ला करके बेचा गया। और किसने खरीदा था? तो ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी, ये याद रखिएगा। और कब खरीदा गया? तो 1233 ईस्वी में खरीदा गया। कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली कौन लेकर के आया था? तो ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी उसे दिल्ली लाया था। ये बात याद रखिएगा। किसने खरीदा? इल्तुतमिश ने। कब? ग्वालियर अभियान के बाद। पहला पद क्या था? तो उसका खासदार। चलिए एक नजर अब देखेंगे कि बलवन दास था किसका? इल्तुतमिश का। तो दास से वह सुल्तान कैसे बना? दास से सुल्तान बनने का सफर हम उसका इस पोर्शन में देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या बलवन। एक क्वेश्चन जान लीजिए, पिछली बार नेट की परीक्षा में पूछा गया था। पूछा क्या गया था कि वह कौन सा शासक था जो पहले दास हुआ? याद रखिएगा, जो पहले दास हुआ उसके बाद मलिक बना और मलिक के बाद फिर खान हो गया और लास्ट में सुल्तान हो गया। यह नेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो अब अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो मेरे ख्याल से आप लोगों का उत्तर सही हो जाएगा कि पहले दास, दास से मलिक, मलिक से खान और खान से सुल्तान कौन बना था? तो आप क्या लगाएंगे? बलवन बना। अब हम बलवन का उत्कर्ष देखेंगे कि दास से सुल्तान बनने का सफर क्या था। तो सबसे पहले इल्तुतमिश ने उसे क्या 1233 में खरीदा, दास के रूप में खरीदा था और उसे प्रथम पद कौन सा दिया था? खासदार का पद दिया था। इल्तुतमिश के बाद जब रजिया सुल्तान शासक बनती है भारत की, तो उसके समय में याद रखिएगा बलवन को पद दिया जाता है कौन सा? अमीर ए शिकार। बलवन को अमीर ए शिकार का पद किसने दिया था? क्या लगाएंगे? रजिया सुल्तान ने दिया था। रजिया सुल्तान के विषय में क्या कि वह भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका मानी जाती है। अब रजिया सुल्तान के बाद जब अगला शासक मुइजुद्दीन बहराम शाह बनता, मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में क्या होता है कि बलवन को, याद रखिएगा, बलवन को अमीर ए आखूर का पद दिया जाता है, यानी उसे अश्वशाला का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो अमीर ए आखूर का पद उसे किस शासक ने दिया था? याद रखिएगा, मुइजुद्दीन बहराम शाह ने दिया था। मुइजुद्दीन बहराम शाह को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि इस शासक ने, मुइजुद्दीन बहराम शाह ने नाइब के पद का सृजन किया था। क्वेश्चन आया हुआ भी है परीक्षा में कि नाइब के पद का सृजन किस शासक ने किया था? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह ने किया था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि नाइब के पद का सृजन तो कर दिया, लेकिन नाइब के पद पर सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति की गई थी? तो याद रखिएगा, नाइब के पद पर सर्वप्रथम एतगीन की नियुक्ति की गई थी। किसकी? एतगीन की नियुक्ति की गई। अब मुइजुद्दीन बहराम शाह के बाद जब अगला शासक बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अब अलाउद्दीन मसूद शाह के समय बलवन को कौन सा पद दिया गया था? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के समय बलवन को अमीर ए हाजिब का पद दिया गया था। अमीर ए हाजिब का मतलब होता है दरबारी शिष्टाचार का प्रमुख। तो क्वेश्चन आए कि अमीर ए हाजिब का पद
बलवन को किसने दिया? तो अलाउद्दीन मसूद शाह ने दिया था। अलाउद्दीन मसूद शाह को क्यों याद रखा जाता है? तो इम्पोर्टेंट है कि बलवन का राजनैतिक प्रभुत्व कब प्रारंभ हुआ? तो बलवन का राजनैतिक प्रभुत्व याद रखिएगा अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में प्रारंभ हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बलवन का राजनीतिक प्रभुत्व कब प्रारंभ हुआ या किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के शासन में प्रारंभ हुआ था। अब अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद अगला शासक नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद के समय में क्या होता है बलवन के साथ, याद रखिएगा। तो पहले हम थोड़ा नासिरुद्दीन महमूद के बारे में जान लेते हैं कि यह कौन था। तो नासिरुद्दीन महमूद शमसी वंश का, याद रखिएगा, शमसी वंश का 5वां और अंतिम शासक था। क्वेश्चन आ जाए कि शमसी वंश का अंतिम शासक कौन था, क्या लगाएंगे? नासिरुद्दीन महमूद था। किस नंबर का? 5वें नंबर का। नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली का आदर्श सुल्तान किस शासक को कहा गया? तो दिल्ली का आदर्श सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को कहा गया। अब किसने कहा था? तो एक लेखक है मिनहाज उल सिराज। मिनहाज उल सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी में नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया था। अब बात आती है आगे, नासिरुद्दीन महमूद के समय की घटना क्या है कि सुल्तान एवं तुर्क अमीरों के बीच सत्ता का संघर्ष समाप्त हो गया। क्वेश्चन आया हुआ है ईसीएस मेंस में। क्या क्वेश्चन था कि सुल्तान और अमीरों के बीच सत्ता का संघर्ष किसके शासनकाल में समाप्त हुआ था? तो आंसर क्या होगा? नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। अब बलवन की बात आती है तो बलवन ने क्या किया कि बलवन ने 1249 ईस्वी में अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया। इस अवसर पर नासिरुद्दीन महमूद ने क्या किया कि बलवन को उपाधि दी कि कौन सी? उलूग खां की। इस अवसर पर नासिरुद्दीन महमूद ने बलवन को उलूग खां की उपाधि दी और पद दिया। कौन सा पद दिया? नाइब का पद दिया। उस समय यह नाइब का पद सबसे सर्वोच्च पद माना जाता था। क्यों? क्योंकि सुल्तान के बाद नाइब ही ऐसा व्यक्ति था जो पूरे शासन की बागडोर अपने हाथ में लेता था और कार्यभार संभालता था। अब हम थोड़ा सा बलवन के कार्यों के बारे में देखेंगे कि बलवन ने क्या क्या कार्य किए। बलवन के कार्य, बलवन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत ही ज्यादा परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि किस शासक ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो कौन सा शासक? बलवन। अब रक्त एवं लौह की नीति उसने किसके प्रति अपनाई थी? तो उसने विद्रोहियों के प्रति, याद रखिएगा, विद्रोहियों के प्रति उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। अब सुल्तान की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने वाला सल्तनत कालीन कौन सा शासक था? तो बलवन था। बलवन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था। याद रखिएगा। चालीसा दल को समाप्त, बहुत ही ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि चालीसा दल को किसने समाप्त किया था? तो चालीसा दल को किसने? बलवन ने समाप्त किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। अब आता है कि प्रशासन के क्षेत्र में राजत्व का सिद्धांत किस शासक ने दिया था? तो क्या लगाएंगे? बलवन ने दिया था। बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये रक्त एवं लौह की नीति, सुल्तान की प्रतिष्ठा को और चालीसा दल को समाप्त किसने किया तथा शासन में राजत्व का सिद्धांत किसने लागू किया? ये चारों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो राजत्व का सिद्धांत बलवन ने प्रशासन के क्षेत्र में लागू किया था। यह सल्तनत कालीन प्रथम सुल्तान था
जिसने राजत्व का सिद्धांत लागू किया। राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत क्या था? राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत ये था कि उसने प्रशासन में धर्म को मिक्सचर कर दिया। उसने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कहना शुरू कर दिया। क्या कि उसने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया, यानी नियाबते खुदाई अपने आप को कहा। तो क्वेश्चन आया कि ईश्वर का प्रतिनिधि अपने आप को किसने घोषित किया था? क्या लगाएंगे? गयासुद्दीन बलवन। गयासुद्दीन बलवन ने स्वयं को ईश्वर का प्रतिबिंब भी कहा था, याद रखिएगा। अर्थात जिल्ले इलाही उसने स्वयं को कहा था। स्वयं को उसने पैगंबर के बाद बताया था। बलवन ने कहा कि अगर पैगंबर के बाद कोई है तो वो मैं हूं, यानी बलवन। तो बलवन ने अपने आप को क्या कहा? पैगंबर के बाद कहा था। ये बात याद रखिएगा। बलवन का एक कोटेशन आता है जो कि पूछा भी गया है। क्या कोटेशन है? बलवन ने कहा कि जो सुल्तान का पद है वह निरंकुशता का, याद रखिएगा, निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। यह किस शासक ने कहा था? तो बलवन ने कहा था, याद रखिएगा ये बात। अब राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत उसने क्या क्या नियम लागू किए? याद रखिएगा, राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत उसने क्या क्या चीजें लागू की? तो उसने सबसे पहले क्या? साधारण व्यक्तियों से बात करना बंद कर दिया। अब तक आपने सल्तनत कालीन इतिहास पढ़ा, प्राचीन इतिहास भी पढ़ा, उसमें जितने भी शासक थे उसने ऐसा काम नहीं किया था। तो यानी बलवन पूरे इतिहास का प्रथम व्यक्ति था जिसने साधारण व्यक्तियों से बातचीत करना बंद कर दिया। कारण क्या था? कि अपने आप को उसने क्या घोषित किया? ईश्वर का प्रतिनिधि। यानी जब वह ईश्वर का प्रतिनिधि है तो वह सब लोगों से बात कैसे कर सकता है? इसलिए उसने अपने आप को गंभीर बनाने के लिए साधारण व्यक्तियों से बातचीत करना बंद कर दिया। क्वेश्चन आ जाए कि किस शासक ने साधारण व्यक्तियों से बातचीत करना बंद कर दिया था? तो क्या लगाएंगे? बलवन लगाएंगे। अब आगे देखते हैं इसने क्या किया। बलवन ने देखिए शराब पीना भी बंद कर दिया, साथ में हंसी मजाक करना भी उसने बंद करवा दिया। हंसी मजाक करना बंद करवा दिया मतलब हर जगह नहीं। उसने दरबार में क्या किया? उसने दरबार में कहा कि दरबारी लोग आपस में हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं, या तो न ही वो दरबार में हंस सकते हैं। तो याद रखिएगा, दरबार में हंसी मजाक पर किसने रोक लगाया था? तो वह प्रथम सुल्तान बलवन था जिसने दरबार में हंसी मजाक करने पर रोक लगा दिया। अब बलवन छोटे अमीरों से मिलना बंद कर दिया। पूरे इतिहास का यह पहला व्यक्ति था जिसने छोटे अमीरों से मिलना बंद कर दिया। वह केवल बड़े बड़े अमीरों से मिलना ही पसंद करता था। इसके बाद उसने क्या किया कि जो उसके राज्य में सामाजिक समारोह होते थे, शादी विवाह होता था या कोई उत्सव होता था, तो उस समय उसने क्या किया कि जो नृत्य होते थे, संगीत होते थे या मद्यपान किया जाता था, इन सबों पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। याद रखिएगा कि सामाजिक सभाओं और समारोहों में सबसे पहले किसने प्रतिबंध लगाया था? तो क्या लिखेंगे? बलवन ने लगाया था। याद रखिएगा, बलवन ने दरबार में हंसना बंद करवा दिया, मना करवा दिया। पहला शासक था जिसने दरबार में हंसना बंद करवा दिया, यानी कोई भी दरबारी हंस नहीं सकता था। अब दरबार में केवल वजीर ही, याद रखिएगा, दरबार में केवल वजीर ही सुल्तान से बात कर सकता था। यानी सल्तनत काल का वह कौन सा शासक था जो दरबार में केवल वजीर से बात करता था, अन्य दरबारियों से नहीं? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बलवन। अब याद रखिए कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान यानी बलवन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने, याद रखिए, किसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं को प्रारंभ किया या लागू किया। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था
जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं को प्रारंभ किया था? उत्तर क्या होगा? बलवंत होगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं उसने दरबार में क्या क्या लागू किया। दरबार में उसने सिजदा प्रथा लागू की, पायपोस प्रथा लागू की और नवरोज त्योहार मनाने की प्रथा भी उसने लागू की। ये तीनों बहुत ही ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम विस्तार से बताएंगे। क्या कि उसने दरबार में सिजदा प्रथा लागू की। सिजदा क्या था? यानी दरबार में जो भी व्यक्ति उसके सामने आता था वह घुटने के बल बैठकर अपना सिर उसके सामने झुकाता था। अब वह अनिवार्य हो गया। तो पूछा जाए कि दरबार में सिजदा प्रथा किसने लागू की? बलवन ने। सिजदा का क्या अर्थ था? घुटने के बल बैठकर सिर झुकाना। अब उसने पायपोस प्रथा भी लागू की। सिजदा के बाद उसने कहा कि प्रत्येक दरबारी का यह कर्तव्य होगा कि वह पायपोस प्रथा का पालन करे। अब पायपोस प्रथा क्या था? तो पायपोस था कि सुल्तान के सामने दंडवत लेट करके सुल्तान के चरणों को चूमना था। वह चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसको यह नियम फॉलो करना पड़ता था। तो याद रखिएगा, पायपोस का मतलब है सुल्तान के चरणों को चूमना। अब उसने दरबार में क्या? नवरोज त्योहार मनाना प्रारंभ कर दिया। यानी अब उसके राज्य में नवरोज त्योहार मनाए जाते थे। नवरोज त्योहार कहाँ से लिया गया था? फारसी यानी फारस से लिया गया था। तो क्वेश्चन कई बार आया है कि फारसी त्योहार नवरोज किसने मनाना प्रारंभ किया था? तो बलवन ने मनाना प्रारंभ किया था। सिजदा और पायपोस की प्रथा किसने भारत में लागू की? तो बलवन ने लागू की थी। अब बलवन केवल कुलीन व्यक्तियों, देखिए बलवन केवल कुलीन व्यक्तियों से ही मिलना पसंद करता था। साथ में वह अब क्या किया? शासन में उसने केवल कुलीन व्यक्तियों को उच्च पद प्रदान किया और जो अकुलीन व्यक्ति थे, जो उच्च व्यक्ति नहीं थे, उनका कुल थोड़ा सा निम्न था यानी अकुलीन थे, उनको उसने क्या कर दिया कि जो पहले से पद पर बने हुए थे उनको पद से मुक्त कर दिया। तो वह कौन सा दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने केवल कुलीन व्यक्तियों को उच्च पद पर नियुक्त किया जबकि अकुलीन व्यक्तियों को पद से मुक्त कर दिया था? तो वह शासक बलवन था। याद रखिएगा यह बात। कोटेशन देखिए, पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है बलवन का यह कोटेशन। क्या कोटेशन? कि बलवन ने कहा कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ, तो मेरे शरीर की नसें क्रोध से उत्तेजित हो जाती हैं। ये इसका कोटेशन था। इसने कहा कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की नसें क्या? क्रोधित हो जाती यानी उत्तेजित हो जाती हैं। अब आगे हम देखेंगे बलवन के अंगरक्षक के बारे में। बलवन जब दरबार में आता था तो उसके जो अंगरक्षक थे वो काफी बलशाली और बड़े बड़े थे और वो नंगी तलवारें लेकर के बलवन के चारों तरफ चलते थे। बीच में बलवन चलता था। जब बलवन गद्दी पर बैठा रहता था तो उसके चारों तरफ यही अंगरक्षक नंगी तलवार लेकर के खड़े रहते थे। जब बलवन चलने लगता था उठ करके तो ये चारों अंगरक्षक क्या करते थे? नंगी तलवार लेकर के उसको बीच में करके और अपने किनारे किनारे होकर के क्या बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बोलते उसके साथ चलते थे। याद रखिएगा, बलवन का विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। विद्रोहों का दमन, बस सिर्फ क्या नाम पूछा जाता है कि इस विद्रोह का दमन किसने किया था। देख लेते हैं एक नजर। बलवन ने मेवातियों का दमन किया। क्वेश्चन आया हुआ था कि मेवातियों का दमन किस शासक ने किया था? तो मेवातियों का दमन बलवन ने किया था। मेवाती कौन थे? मेवाती चोर लुटेरे थे जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में रहते थे। ये वहां के लोगों को बहुत ही परेशान करते थे। तो बलवन ने क्या किया? मेवातियों का दमन कर दिया। मेवातियों का दमन करने के लिए अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा, बलवन ने दिल्ली के आसपास के जंगलों को कटवा दिया था, उसमें आग लगवा दी थी। किसके? मेवातियों के दमन के लिए। अब अवध का व्यापारिक मार्ग किसने मुक्त कराया था? तो अवध का व्यापारिक मार्ग बलवन ने मुक्त कराया था। याद रखिएगा, कटेहरों का
विद्रोह। कटेहर कहाँ के निवासी? रुहेलखंड के थे। कटेहरों का विद्रोह किसने दबाया था, किसने शांत किया था? तो बलवन ने शांत किया था। कटेहरों के विद्रोह में बलवन ने क्या किया? लाशों के ढेर गांव के सामने लगवा दिए थे और इतने ज्यादा लाश हो गए थे और इतनी ज्यादा उनसे दुर्गंध उठ रही थी कि कहा जाता है कि उनकी दुर्गंध गंगा नदी के तट तक बदबू करती थी। अब देखिए, यानी कटेहरों का दमन भी हो गया। जूंद पर्वतमाला, जूंद पर्वतमाला यानी साल्ट रेंज का विद्रोह का दमन किसने किया था? याद रखिएगा, तो बलवन ने किया था। इन सब कार्यवाहियों में क्या हुआ? इन सब कार्यवाहियों में बहुत सारे बलवन को घोड़े प्राप्त हुए, जिससे बलवन के शासन काल में घोड़ों के दाम गिर गए। तो वह कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसके शासनकाल में घोड़ों के दाम गिर गए थे? क्या लगाएंगे? बलवन लगाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इस वीडियो का अगला पार्ट हम जल्द ही पेश करेंगे। ये पहला पार्ट था, अभी इसकी आधी जानकारी आपको मिली है, आधी जानकारी इसके अगले पार्ट में हम आपको प्रोवाइड